जय हिंद, नमस्कार। अभय रिसर्च क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको अभय रिसर्च क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आ गए हैं 12th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर जो 3 है वो मानव प्रजनन। उस पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए आगे बने रहिए और चलिए हम लोग पहला जो टॉपिक है हम लोग का उसको हम लोग देखते हैं कि टॉपिक क्या है। तो ये पहला टॉपिक का नाम है पुरुष जनन तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? पुरुष जनन तंत्र। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पुरुष जनन तंत्र होता क्या है। तो देखिए ये हमारा पुरुष जनन तंत्र है। ये क्या है? मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है? सबसे जो मुख्य जो अंग होते हैं इसमें होता है वृषण। जो मनुष्य का जो प्रजनन में सबसे जो मुख्य अंग है क्या है? वृषण है। क्यों है? क्योंकि इसी में जो नर का जो युग्मक होता है शुक्राणु, इसी में क्या होते हैं? तैयार होते हैं और परिपक्व होते हैं, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ से घेरा रहता है, जैसे ये हो गया वृषण, और वृषण को चारों तरफ से ऐसे जो घेरा होता है उसको हम कहते हैं अधिवृषण। क्या कहेंगे? अधिवृषण। और ठीक इसके जो धरातल होता है जहां पर ये स्थित रहता है इसको कहते हैं वृषण कोश। क्या कहेंगे? वृषण कोश। यानी पूरा जो थैली होती है ना, जो थैली चमड़े की जो थैली होती है, मोटी सी थैली होती है, उसको कहते हैं वृषण कोश। और वृषण कोश की जो थैली होती है ना, देखिए जो वृषण कोश की थैलियां होती है वे बहुत सारे जो फाटों में कहती है ये बटी होती है, ठीक है। और एक जो फाट होता है उसमें कम से कम 2 से 3 नलियां जुड़ी होती है, ठीक है, जिसे वृषण नलिका कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? वृषण नलिका में जो शुक्राणु होता है वहां पर परिपक्व होता है। इसके बाद जो अधिवृषण होता है, ये जो नली होती है ये सीधे कहा जाती है, ये गुजरते हुए यहाँ पर आएगी। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। अब क्या करता है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है कि जो शरीर से जो यह है ये क्या है? मूत्राशय है, ठीक है। यहाँ पर जो यूरिन होता है इकट्ठा होता है और यहाँ से जब यूरिन जाता है किसके द्वारा जाएगा? ये निकलता है सीसन के द्वारा। किसके द्वारा? सीसन के द्वारा। अब बाबा सीसन में यूरिन जाएगा या शुक्राणु जाएगा, इसका निर्णय कौन करता है? प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो करती है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये क्या करती है? ये एक इसको कह सकते हैं कि जो गेट नहीं होता है इसको आने जाने वाला, मतलब कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूरिन आएगा कि शुक्राणु आएंगे, इसका निर्णय कौन करता है? प्रोस्टेट, ठीक है, का ऊपर, ठीक है। और देखिए इसके थोड़ा सा ऊपर जाता है तो स्खलन नलिका होती है, जो इका है और स्खलन नलिका है, जिसके द्वारा क्या होता है? जो शुक्राणु होता है गुजरता है, ठीक है। और यहाँ पर है शुक्राशय। ये क्या है? शुक्राशय, जो कि यहाँ पे जो नर होते हैं उसके दोनों तरफ कहते हैं शुक्राशय होता है, जहां पर जो शुक्राणु होता है वहां से गुजरते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नली है जो वृषण से होकर यहाँ पर शुक्राशय तक पहुंचती है इसको कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहेंगे? शुक्रवाहिका। और जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है उसको कहते हैं मूत्राशय, ठीक है। और जो सीसन का जो भाग यहाँ पर बीचों बीच आता है रास्ता, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। ये जो लंबा सा भाग है इसको कहते हैं सीसन, जिसके द्वारा जो मनुष्य है अपना जो शुक्राणु है और जो यूरिन है उसको त्यागता है, ठीक है। और जो इसके जो मुंह होता है जो बहुत गजरार होता है इसको कहते हैं प्यूपस कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नर प्रजनन अंग हुआ और इसका पूरा जो हिस्सा हुआ इसको नर जनन तंत्र कहते हैं। और इसके साथ और भी समझ सकते हैं हम लोग और अच्छा फिगर के साथ समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सेम वही चीज है। यहाँ पर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड है जो निर्णय करता है कि जो सीसन से यूरिन बाहर जाएगा कि शुक्राणु बाहर जाएगा, ठीक है। कभी होता है किसी कारणवश जो प्रोस्टेट है या चोट से या किसी कारणवश ये खराब रहता है पुरुष में, या प्रोस्टेट कैंसर हो जाते हैं तो जो यूरिन होता है हमेशा उससे निकलता रहता है, यानी जो उस पर कंट्रोल होता है खो देता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फिगर से समझ सकते हैं। फिगर भी देख लीजिए आराम से और फिगर को एक बार अपने ड्राफ्ट भी कर लीजिए अपने कॉपी पे अच्छा से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आ गया कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? देखिए जो विकसित शुक्राणु होते हैं उसे पोषण किससे मिलेगा? ऑप्शन ए दिया है अंतःकोशिकीय कोशिका से, ऑप्शन बी दिया है स्पर्मेटोगोनियम से, ऑप्शन सी दिया है शुक्राणु कोशिका से, या ऑप्शन डी दिया है सर्टोली कोशिका। देखिए जो शुक्राणु होते हैं ना, जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणु जनन कोशिका से वे बनते हैं, लेकिन यहाँ कहा है पोषण कौन करता है? तो पोषण करता है सर्टोली कोशिका करती है। कौन करती है? सर्टोली कोशिका। यही हमारा डी इज राइट आंसर। डी का हो जाएगा राइट आंसर। यदि वही कहता कि शुक्राणु का निर्माण किससे होता है तो वहां पर हम लोग शुक्राणु जनन कोशिका कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोषण प्रदान करता है सर्टोली कोशिका है, ठीक है।
चलिए, यहाँ पर हम समझ भी सकते हैं, पर फिगर समझाई देते हैं। देखिए, ये क्या है, ये हमारा जो शुक्राणु का कटा हुआ भाग है, जो शुक्राणु कहते हैं, जो वृषण है, वृषण, तो वृषण का ये कटा हुआ भाग है, ठीक है। इसमें स्पेरोमोटोगानिया होती है, प्राथमिक जो स्पेरोमोटोगानिया है, द्वितीय है, ठीक है। और जो शुक्राणु होते हैं परिपक्व होकर परिवर्तित होते हैं, ये उसकी अवस्था है। ये शुक्राणु कोशिका है, ये शुक्राणु कोशिका जो कि विकसित होकर एक परिपक्व शुक्राणु बनती है। तो जो इसके विकसित होने में जो हेल्प करता है ना, वो होती है सर्टोली कोशिका, ठीक है। कौन होता है? सर्टोली कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर कर रहा है कि जो क्राइप्टोचिडिसम की अवस्था में वृषण क्या होता है। जो देखिए, जो क्राइप्टोचिडिसम की अवस्था में वृषण क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है, ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ऑप्शन बी दिया है, भ्रूण में वृषण विकसित नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी दिया है, शुक्राणु उत्पन्न करने में वृषण असमर्थ हो जाता है। ऑप्शन डी दिया है कि वृषण एस्कॉटम्स में जाने में असमर्थ हो जाते हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, जो क्राइप्टो जो चिडम्स है, ये क्या है। अब होता क्या है, थोड़ा फिगर समझ लेते हैं। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो उसके जो शुक्राणु होते हैं, जो वृषण होते हैं, ठीक है, वृषण होते हैं, वृषण की संख्या कितनी होती है, वे 2 होती है। क्या होती है? 2। जिसमें देखिए यहाँ पर फिगर समझ रहे हैं, ये वृषण है, ठीक है। ये क्या होता है कि एक संकीर्ण नली के द्वारा, ये पहले माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, तो जो उसके वृषण होते हैं ना, उदर गुहा में होते हैं। कहाँ होंगे? उदर गुहा में। तो ये उदर गुहा से एक संकीर्ण रास्ता से होते हुए क्या होते हैं, वृषण कोश में आते हैं, वृषण कोश में आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चा जन्म ले लिया, उसके वृषण कोश में वृषण आ गया, लेकिन किसी कारणवश उसका जो रास्ता है, उस रास्ते से जो शरीर में जो आंत होती है, आंत क्या होती है, उस वृषण कोश में उतर जाती है। इसी को हम लोग हर्निया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्निया। तो अब यही प्रश्न किया कि जो क्राइप्टोचिडम्स है की अवस्था में क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, आंसर डी होगा। क्या होगा? जो वृषण जो स्कॉटम्स में जाने में क्या होते हैं, असमर्थ। इस ये जब अवस्था होता है ना, तो जो वृषण है ना, जो वृषण क्या हो जाएंगे, इसमें आने से, जो वृषण कोश में आने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ होने लगते हैं। और सही आंसर हो जाता है डी। डी इज राइट आंसर। चलिए अगला दिया है, अब क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में शुक्र नलिका किससे निकलता है। जो शुक्र नलिका है, अभी पीछे शुक्र नलिका की चर्चा की हम लोग, जो किससे निकलता है। ऑप्शन ए दिया है, कैवडा एपिडियम से, या कैपिटा एपिडीमियस से, या सी दिया है कॉपोरा कवेरानोवा से, या ऑप्शन डी दिया है ग्लोमस मोजर से। देखिए जो शुक्र नलिका होती है ना, शुक्र नलिका ये किससे निकलती है, तो हमारा सही आंसर होता है इपिडीमियस से ना। किससे निकलती है? इपिडीमियस। देखिए जो संकीर्ण रास्ता था ना, नहीं बोला कि जो जब बच्चा पेट में होता है अपने माँ के, तो जन्म से पहले क्या होता है, उदर गुहा से एक संकीर्ण रास्ता से निकलता है। तो उसी संकीर्ण रास्ता को हम लोग कहते हैं जो कॉर्डा इपिडेमिया कहा जाता है ना, इपिडिमस। तो उसी का कहते हैं इपिडिमस। तो वही देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर समझ सकते हैं। फिगर बार बार यहाँ पर शुक्राणु जो वृषण थे, ठीक है, वही था। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए ये फिगर जो है रंगीन है, इसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा वृषण है, ये सीसन है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या, देखिए इसके बीच में जो प्रोस्टेट है, इसके बीचों बीच क्या है, एक नली है, नली है ना। यही नली क्या करती है, शुक्राणु को बाहर निकालती है। और प्लस में यहाँ पर है मूत्राशय, यहाँ से जो मूत्र है फिर यहाँ पर आता है, यानी ये कंट्रोल करता है ना, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। चलिए तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो गया। देखिए ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु कहते हैं, ये जो वृषण है, ये है अधिवृषण। ये जो इसे चपका हुआ भाग का है अधिवृषण। तो देखिए इसमें क्या होता है, वही मनुष्य में जो शुक्र नलिका है किससे निकलती है, तो ये किससे निकलती है, ये है कॉर्डा एपिडिमस से ना। तो ये क्या होता है, कॉर्डा एपिडिमस। तो देखिए यहाँ पर है कॉर्डा एपिडिमस। तो ये जो नली है अधिवृषण, ठीक है, कहां से निकलती है, अधिवृषण से। और इसकी लंबाई हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, कितनी होती है, 6 मीटर होती है। यानी बहुत नलिकाएं आपस में बहुत ऐसे होके बहुत ही लंबी होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रह एवं पोषण किसमें होता है। तो जो मनुष्य होता है उसमें जो शुक्राणु का पोषण होता है और संग्रह होता है, ये हमारा एक सेकेंड, ऑप्शन ए होगा
किसमें होता है? वृषण होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगला है वृषण में हार्मोन सहित कोशिका है। वृषण में जो हार्मोन सहित कोशिका कौन करती है? ऑप्शन ए दिया है स्पेरोमोटगोनिया, ऑप्शन बी दिया है स्पर्माटोकाइट्स, ऑप्शन सी दिया है सस्टेकुलर सेल, या ऑप्शन डी दिया है लैडिंग सेल। देखिए जो वृषण में जो भी हार्मोन साइड होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो उसका स्राव कौन करती है? लेइंग सेल करती है, लेडिंग सेल, ठीक है, कौन करती है? लेडिंग सेल। यानी जो लेडिंग कोशिकाएं होती है वे क्या करती है? वृषण में जो नर हार्मोन होता है उसको स्रावित करती है। यही है, देखिए यही कौन है? लेडिंग सेल है, जो बहुत ये दिखेगा, ये क्या है? लेडिंग सेल है जो बहुत कर है, और यही जो टेस्टोस्टेरोन है जो पुरुष हार्मोन होता है इसका स्राव करती है। इस तरह से समझ जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सेरोटोनिक कोशिका पाई जाती है। सेरोटोनिक कोशिका कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है वृषण में, ऑप्शन बी दिया है गर्भाशय में, ऑप्शन सी दिया है अंडाशय में, या ऑप्शन डी में दिया है यकृत में। तो जो सर्टोलिक कोशिका है, पीछे हम लोग चर्चा किए हैं कि जो सर्टोलिक की कोशिका है ये किसमें होती है? तो सर्टोलिक कोशिका ये होती है वृषण में। किसमें होती है? वृषण में, क्योंकि इसमें ही एक होता है, एक होती है शुक्र जनन कोशिकाएं, शुक्र जनन कोशिकाएं, ठीक है, और एक होती है सर्टोली, सर्टोली, ठीक है। अब क्या होता है? जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं ये विकसित होकर शुक्राणु बनती है, और इसके बनने में जो ऊर्जा देता है, जो पोषण देता है, वो देते हैं सर्टोली। आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। चलो इसी में एक और दे दिया है, इसमें एक और दिया है कि मानव के जो वीर्य होता है, जो सीमेन होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य का जो सीमेन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है 4.5 से 5.5 तक, ऑप्शन बी दिया है 6.5 से 6.8 तक, ऑप्शन सी दिया है 7.3 से 7.5 तक, और ऑप्शन डी दिया है 8.2 से 8.5। देखिए इसमें सही आंसर हमारा होता है सी। क्या होता है? सी, क्योंकि जो वीर्य का जो पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 होता है, 7.3 से 7.5 होता है। इस तरह का हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए और अगला क्वेश्चन बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? प्राथमिक जनन अंग कौन है? तो स्क्रोटम है, या फेनिस है, या वृषण है, या प्रोस्टेट है। देखिए जो नर जनन होते हैं, जो नर होते हैं उसके जो प्राथमिक जो जनन अंग होता है वे कौन होता है? तो वे होता है वृषण। अभी चर्चा की हम लोग कि वृषण मनुष्य का जो नर होता है उसमें प्राथमिक अंग होता है, प्रथम अंग वही होता है वृषण, क्योंकि उसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? जो शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु है ना, ये शुक्राणु में जो अनुवांशिकी जो पदार्थ होता है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दिया है एक क्रोमोसोम में, या सिर में, या मध्यपिंड में, या पुच्छ में। तो देखिए पहले हम लोग अपना जो शुक्राणु है उसको देख लेते हैं। ये हमारा शुक्राणु है, ठीक है, इसके यहां से यहां तक भाग हम शीर्ष कहते हैं, ये है गर्दन, इसे ग्रीवा कहते हैं इसको, और इसी में जो शीर्ष में ही आता है जो जीव द्रव्य कला होता है, ये जो प्लाज्मा होती है, और ये क्या होती है? झिल्ली होती है। ये आगे का जो अग्रपिंडक होता है, और बीच में जो होता है ये केंद्रक युक्त जो गुणसूत्र पदार्थ पाए जाते हैं। और ये देखिए ये जो मध्य खंड है ये क्या होता है? मध्य खंड, ठीक है, ये क्या है? मध्य खंड। इसके बाद इसमें माइटोकांडिया, ये जो ये दिखाई दे रहा ना, ये क्या है? माइटोकांडिया, जो कि नहीं कहते हम लोग कोशिका का जो ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकांडिया, ठीक है। और तैरने के लिए क्या करता है? ये ऊर्जा देता है। और ये पीछे पूंछ है, जो पूंछ जब इसका पूंछ चलाता है ये गति प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझ गए कि हमारा जो शुक्राणु होता है कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा है अनुवांशिकी पदार्थ किसमें होता है? अब देखिए इसमें से अनुवांशिकी पदार्थ किसमें होता है? तो अनुवांशिकी पदार्थ होता है सिर में। किसमें होता है? सिर में। देखिए यहाँ पर यह सिर है, ठीक है, ये क्या है? सिर है, और यहीं पर लिखा है केंद्रक युक्त गुणसूत्र पदार्थ, केंद्रक युक्त गुणसूत्र पदार्थ। यानी ये क्या कहते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं अनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा सिर। क्या हो जाएगा आंसर? सिर में हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर होगा सिर। गति का तो पूछ से ना। तो नर में क्या नहीं होता है? अब देखिए इसमें देखना हम लोग 4 ऑप्शन दिया, इसमें से चुनना है कौन नहीं होता है।
ठीक है। चलिए अगला है जो बुल ब्रेथल ग्लैंड है, या बर्थलिन्स ग्लैंड है, या प्रोस्टेट ग्लैंड है, या कॉपर ग्लैंड है। देखिए जो इसमें कुछ चारों में सुनो, ये कौन से किसमें से नर में नहीं पाया जाता है। अब देखिए जो बुलब्रेथल जो ग्लैंड है ना, ये मनुष्य के होता है जो सीसन के भाग में होता है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है ये पाया जाता है मादा में। किसे पाया जाता है? मादा में, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड तो हुआ करता है कि मनुष्य जो नर होता है उसमें ही प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं शुक्राणु को, और जो यूरिन होता है उसके बाद कॉपर ग्लैंड भी होता है किसमें? नर में होता है। सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु किससे बनता है? जो शुक्राणु का जो तंतुए जो अक्षीय जो तंतु है किससे बनता है? फिर आगे शुक्राणु का फिगर समझा दिए हैं। ऑप्शन करते हैं समीपस्थ वर्तुलिका से, या दूरस्थ वर्तुलिका से, या माइटोकॉन्ड्रिया से, या केंद्रक से, ठीक है। तो इसमें देखिए जो अक्षीय तंतु है ना ये बनता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। जो कि यहाँ पे नहीं था माइटोकॉन्ड्रिया बीचल भाग, ये जो तंतु के निर्माण कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या कर रहा है? जिसको ऊर्जा देता है। ये सही जगह सी इज राइट। इसे समझाएंगे नहीं हम, तो हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, या फैटी एसिड है? तो ये क्या है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना ये क्या है? ये एक तरह का फैटी एसिड है। ये क्या है? फैटी एसिड है। मतलब होता है ये वसा अम्ल है। ये क्या है? वसा अम्ल है, ठीक है। चलिए अगला दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है। अब इसमें हमने चारों में चुना कि कौन सा पुरुष में पाया जाता है। गर्भाशय तो मदन होता है, भाग भी मदन होता है, जो लेवियम मोजर होता है ये भी मदन होता है, जो कॉपर ग्लैंड है ना ये पाया जाता है नर में, ठीक है। किसमें पाया जाएगा? नर में, ठीक है। तो इसमें तो देख सकते हैं कि ये जो ग्लैंड ये थी है ये नर के भाग में का है, ठीक है। ये ऊपर का नर जाता है, नर जो यूरिन इकट्ठा करता है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, बार बार चर्चा कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। चलिए अगला दिया इसी में कि स्तनधारियों में वृषण कोष में उतरते हैं। ये पीछे चर्चा की है कि जो स्तनधारी होते हैं उसमें जो वृषण होते हैं ना वृषण कोष में उतरते हैं। किससे? एक चर्चा की ना कि एक संकीर्ण रास्ता से जो बच्चा पेट में होता है उसके जन्म लेने से पहले क्या होता है? अपनी माँ के पेट में जन्म लेने से पहले एक संकीर्ण रास्ता से वृषण कोष में आता है वृषण, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, शुक्राणु के पूर्ण विकसित होने के लिए। तो देखिए ये जो आते हैं स्तनधारियों में जो वृषण है वृषण कोष में क्या करेंगे? तो ये आते हैं शुक्राणु के पूर्ण विकसित होने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर विकसित नहीं होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं जब यही रास्ता में जब क्या हो जाएगा, जब आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे हार्निया ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो शुक्राणु जनन होता है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है ए एस्ट्रोजन, या एलएच होता है, या ऑप्शन सी दिया है एंड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा का? ये क्या है? ये तीनों के तीनों का है, ये हार्मोन है। तीनों हार्मोन में कौन सा हार्मोन है जो शुक्राणु को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो शुक्राणु को नियंत्रण में कौन करता है? एंड्रोजन। कौन करेंगे? एंड्रोजन, ठीक है। हाँ एस्ट्रोजन की तरह मादा है, ठीक है। एलएच भी था, तो आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है, एलएच भी मादा में आता है, एंड्रोजन का है नर हार्मोन है ना। अगला क्वेश्चन दिया कि वृषण थैली किससे संबंधित होता है? जो वृषण थैली होता है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया अंडा से, बी दिया यकृत, सी दिया वृषण, या डी दिया वृकक। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाए आंसर? वृषण। जो अंडा से थैली है वो किससे संबंधित है? वृषण से, क्योंकि उसमें वृषण होता है ना। और यही हमारा है, ये वृषण का कट्टा हुआ भाग है, ठीक है। ये देखिए बहुत सारा जो महीन इसमें बहुत सारा नली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यही जो इसको पकड़ा हुआ है ना यही है अधिवेशन। ये क्या है? अधिवेशन। और इससे जो नलियां लगी होती है ये है ये वृषण कोष है पूरा। और इसी जो इसमें क्या होता है? इसी में शुक्राणु निर्माण होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? शुक्राणु निर्माण होते हैं।
और इसके बाद यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाते हैं, ये जाएंगे यहाँ प्रोस्टेट में, और प्रोस्टेट के बाद वहां से आएंगे सीसन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सहायक जनन ग्रंथि है। सहायक जनन ग्रंथि कौन है, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, या इनमें से सभी। तो जो सहायक जो ग्रंथियां है ये तो सभी है इसमें से। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा डी। ऐसा फिगर समझ सकते, फिगर तो इससे समझे नहीं रही है। अगला है कि जो कर्पस स्पॉन्जिसम जो है पेशी किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है वृषण में, या शीशन में, या अंडाशय में, या वृकक में। देखिए पहले तो इसका तो व्याख्या भी कर दिया है कि जो कर्पस स्पॉन्जिसियम है ये शीशन, यानी क्या इसको लिंग कहते हैं, का एक प्रमुख उत्तक है। ये क्या है, एक प्रमुख उत्तक है। ये क्या करता है, यह स्पंजी उत्तक मूत्र मार्ग को घेरता है और शीशन के अग्रभाग में ग्लास पेनिस का निर्माण करता है। उत्तेजना के दौरान यह क्या करता है, उत्तक रक्त से भरता है, भरकर शीशन को क्या करता है, कठोर प्रदान करता है, जिससे संभोग की संभव होता है। करा ना कि ये जो कर्पस स्पॉन्जिसम है ये किसका भाग है, ये शीशन का भाग है। इसका है शीशन में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा स्पंजी उत्तक होता है जिसमें क्या होते हैं, जो संभोग के समय क्या होता है, इसमें रक्त भर जाते हैं और ये जो मार्ग होता है उसको घेर लेता है और ये क्या होते हैं, कठोर हो जाते हैं। ये हमारा क्या है, ये शीशन का फिगर दे दिया है। ठीक है, इसको जो मुख्य भाग होता है और इसके जो नली होती है इसी के द्वारा जो कहते हैं, जो शुक्राणु होते हैं आगे की तरफ निकलते हैं, इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो सही है सब हमारा बी। अगला दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, इसमें से कौन सा गलत है, इसका मतलब करना है, चयन करना है। तो ये दिया है आंतरिक विसेचन पक्षी तथा स्तनधारी में होता है। सही है, जो आंतरिक विसेचन है ये पक्षी में और स्तनधारियों में होता है। सही है, ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, गलत चुना है ना। ऑप्शन बी दिया है कोलेस्ट्रॉम और एंटीबॉडी तथा पोषक होते हैं। सही बात है, जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो एंटीबॉडी क्या होते हैं, पोषक होते हैं। सी दिया शुक्राणु की सतह पर रसायन के परिवर्तन से जो पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है, इसमें तो डाउट है, शायद यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इसको रसायन से नहीं रोका जा सकता है। अगला देख रहे हैं, महिलाओं में जो रोपण सामान्यतः निषेचन के 7 दिन बाद होता है। सही है, तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा सी। सी इसमें क्या है, गलत है, तो गलत का चयन करना था ना, गलत को चयन करना था, इसमें गलत है सी। सी का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। जो स्तनपायी जीव होते हैं उसमें जो नर हार्मोन होते हैं उसकी उत्पत्ति कहां से होती है। ऑप्शन ए दिया है लिवर से, ऑप्शन बी वृषण से, ऑप्शन सी किडनी से, ऑप्शन डी फेफड़ा से। जाहिर सी बात है, पूरा पढ़ते हम लोग आ गए कि जो नर हार्मोन है ये पाया जाता है वृषण से, और नर हार्मोन कौन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोजन, ठीक है, ये सब का है नर हार्मोन है। तो ये आंसर होगा हमारा बी वृषण, टेस्टिस। ये टेस्टी का फिगर है, ठीक है, जो कि नहीं, ये सर्टोली सेल है, ये जो एस्पेटम मोजा है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग अब आ गया है दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक का नाम है स्त्री जनन तंत्र। क्या है, स्त्री जनन तंत्र। तो पहले हम लोग समझते हैं इसमें स्त्री जनन तंत्र में। देखिए ये स्त्री जनन तंत्र है और इसमें क्या होता है, सबसे इसमें जो मुख्य भाग होता है ये होता है अंड। एक सेकंड, ये क्या है, जो अंडाशय होता है जिसकी संख्या 2 होती है। इसमें क्या होते हैं, जो अंड कोशिकाएं होती है इसमें परिपक्व होती है। ठीक है, और ये इसके बाद ये का जो ये इसको जो पकड़ा हुआ है इसको ग्रीवा बोला जाता है। ठीक है, और ये जो मार्ग होता है, ये जो मार्ग है जिसको अंडवाहिका कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर जो बीच में ये जो भाग होता है इसी को कहते हैं फैलोपियन। क्या कहते हैं, फैलोपियन मार्ग। ठीक है, और इसके बाद जो फंड्स होता है, ये जो खास जो भाग होता है यहाँ पर जो फंड्स होते हैं, ये गर्भाशय नली होती है और यहाँ पर गर्भाशय है। ये क्या है, गर्भाशय, यहाँ से या तो यहाँ पर आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये है ग्रीवा, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, ये है ग्रीवा। ग्रीवा में होता है गर्दन ना। ठीक है, और ये है योनि मार्ग है जिसके द्वारा जो स्पर्म है यहाँ पर एंट्री करता है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा
तो यहाँ पर जब अंडे निकलता है तो यहाँ पर निषेचित होगा। तो पूछता है क्वेश्चन कि शुक्राणु जो निषेचन क्रिया कहाँ से होती है, तो निषेचन क्रिया होती है फैलोपियन नली में। देखिए इसको प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में देखिए जो अंडे होते हैं यहाँ से अंडे जो परिपक्व होते हैं, ठीक है, और यहाँ से परिपक्व हो गए और इसके रास्ते धीरे 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 अंडा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे संभोग के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं यहाँ पर एंट्री लेंगे, या तो इधर भी आ सकते हैं या तो इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जब इधर आएंगे तो यहाँ पे जो अंडा आ जाएगा उससे के साथ क्या करेंगे, ये संलग्न हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, ठीक है। और निश्चित होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, जो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाएगा तो ये हो जाएंगे युग्मनज, ठीक है। और धीरे 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 ये कहा जाएंगे, ये इस नल रास्ते के द्वारा इस जो गर्भाशय है, गर्भाशय में आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे भ्रूण बनेंगे, उसके बाद शिशु बनेंगे और पुनः जो 270 दिन इसका जो दिन होता है परिपक्व होकर और प्रसव के माध्यम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक नया जीव का जन्म हो जाता है, ठीक है। जो ये गर्भाशय का अंदर का भाग है, ठीक है, ये मायोमेट्रियम है भाग है, ये गर्दन है, ठीक है। अब समझ लेते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, ये हम लोग समझ अभी कि जो मादा में जो जन्म तंत्र होता है उसके बारे में समझे, आगे और भी आता रहेगा इसी तरह का फिगर दिया है कि अंडे का जीवन काल होता है, जो अंडा होता है, जो मादा का जो अंडा होता है उसका जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन दिया है 60 घंटा होता है, या 12 घंटा होता है, या 24 घंटा होता है, या 8 घंटा होता है। तो जो मादा का जो मादा में जो अंडा होता है उसका जीवन काल 24 घंटा का होता है। यानी जब एक बार यहाँ पे स्खलित हुआ, ये अंडा निकला यहाँ पे, तो 24 घंटा के दौरान जब भी यदि वह स्पर्म से संयोग कर लेगा तो नए जीव की उत्पत्ति करेगा, निषेचन क्रिया करेगा और उसके बाद नए जीव बनेंगे। तो आंसर हमारा होगा 24 घंटा, ठीक है, क्या जाएंगे 24 घंटा। आगे दिया है जो इंडोमेट्रियम किसका आवरण होता है, जो इंडोमेट्रियम है ये किसका आवरण होता है, दिया है ऑप्शन ए ब्लैडर का, योनि का, गर्भाशय का, या अंडवाहिनी का। तो देखिए जो इंडोमेट्रियम है ना, इंडोमेट्रियम ये एक तरह का आवरण है, ठीक है। किसका आवरण है, तो ये है आवरण है गर्भाशय का। ये किसका आवरण है, गर्भाशय का। गर्भाशय का फिगर यहाँ पर देख लीजिए, ये गर्भाशय है, ठीक है। और गर्भाशय जब जब जो स्त्री छोटी होती है, मतलब बच्ची होती है, तो जब तक गर्भ उसमें नहीं होता, धारण किया जाता है, तो उसका वजन मात्र 100 ग्राम होता है, ठीक है। और जब शिशु आ जाते हैं उसका वजन बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो बच्चा हो जाते हैं, बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं, द्रव होते हैं, लिक्विड या जो भी होता है सब भर जाता है, ठीक है। तो हमारा सही जगह जो इंडोमेट्रियम, इसका आवरण होता है इंडोमेट्रियम, क्योंकि ये बढ़ता है फिर अपने अवस्था में आ जाएगा ना निश्चित समय के बाद, देखिए, ठीक है। ये क्या है, गर्भाशय है, इसमें क्या होता है शिशु हमारा। देखिए इसी को देखिए, यही जो फिगर है ना, यही फिगर है, यही इसी का फिगर है ना, ये इसका फिगर है, ये इसको बड़ा कर दिया गया है। ये क्या है, यही हमारा है गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय। ये वेजाइना है, ठीक है। ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो रास्ता है, ये है ओवरी है। ये क्या है, अंडाशय, अंडाशय है, दोनों तरफ दो अंडाशय होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा सही का था गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मादा में कौन सी प्रोस्टेट के समान होती है। अब देखिए प्रोस्टेट क्या था, प्रोस्टेट का था, देखिए समझते हैं। जो प्रोस्टेट है ये था कि ऐसा ग्लैंड था जो कि यहाँ से जो यूरिन आ रहा है ऊपर से, और जो यहाँ से जो शुक्राणु आ रहा है, दोनों को कंट्रोल करता है, दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो वही पूछ रहा ना कि इसके प्रोस्टेट के समान मादा में कौन सा होता है, उसमें भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है पेनल ग्लैंड, या दूध ग्रंथि, या पारायूथ्रिल ग्रंथि, या काउपर ग्लैंड। तो जो हमारा सही आंसर होता है, इसमें सही आंसर हो जाएगा काउपर ग्लैंड। क्या हो जाएंगे, काउपर ग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। ये भी क्या करता है, ये प्रोस्टेट के समान होते हैं ना, प्रोस्टेट के होते हैं, ये समान होते हैं। काउपर को देना चाहिए था ना फिगर। चलिए 4 नंबर दिया है कि जो हाइस्टेरेक्टोमी है, जो इसका तात्पर्य क्या है, जो हाइस्टेरेक्टोमी की सर्जरी से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इस माने नहीं देखो, ये क्या है, एक मेडिकली, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो ये होता है वो जो हाइस्टेरेक्टोमी जो है, ये क्या है, एक मेडिकली सिस्टम है, मेडिकली पद्धति है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया था ना कि जो इसका सर्जरी करके जो इसका किसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है, या उसमें बदलाव किया जाता है, किसमें। ऑप्शन ए दिया है योनि का,
ऑप्शन बी दिया है अंडवाहिका का, या ऑप्शन सी दिया है गर्भाशय का, या ऑप्शन डी दिया है अंडाशय का। ठीक है, तो इसमें देखो किसका स्थान किया जाता है, तो ये किया जाता है गर्भाशय का। किसका? गर्भाशय का। जो नहीं जो कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो मां नहीं बन पाती है, उसका गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन्हीं का बच्चा किसी अन्य बच्चियों के या महिलाओं के जो गर्भ होता है उसको पोषण करने के लिए डाला जाता है। इसी को ये कहा जाता है हाइस्टेरेक्टोमी। ठीक है, और तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और यह मादा में जो क्लिटोरिस किस किस समझाता होता है, जो मादा में जो क्लिटोरिस है ये किसके समझाता होता है? ऑप्शन ए दिया है नर के पेनिस में के समझात, ऑप्शन बी दिया है नर के शीशन के समझात, या ऑप्शन सी दिया है अवशेषी अंग, या ऑप्शन डी दिया है समजात अंग। ठीक है, तो जो ये क्लिटोरिस है ना, ये होता है नर की जो पेनिस होता है उसकी समजात होता है। अब क्या होता है समझिए, जो नर का जो पेनिस होता है ये एक संवेदी अंग होता है। ये क्या होते हैं? ये एक संवेदी अंग होता है। सेम ये जो क्लिटोरिस होता है ये एक छोटा सा मांसल सी रचना होती है। ठीक है, ये भी क्या होता है? संवेदना को उत्पन्न करता है। ये करता है संवेदना को उत्पन्न करता है। हमारा सही आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। जो कि ये जो मादा में जो योनि होता है, योनि के मुख के आगे थोड़ा सा होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मादा के अंडाशय में परिपक्व पुष्टि सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ऑप्शन ए दिया है मासिक चक्र के 5 से 8वें दिन, ऑप्शन बी दिया है मासिक चक्र के 11 से 17 दिन, ऑप्शन सी दिया है मासिक चक्र के 18 से 23 दिन, या ऑप्शन डी दिया है मासिक चक्र के 24 से 28वें दिन। तो इसमें जो होता है, जो एक स्वस्थ अंडाशय में जो परिपक्व कब होता है, जो अंडा होता है परिपक्व कब होता है? देखिए ये होते हैं 11 से 17 दिन। ठीक है, लगभग 15 दिन 14 दिन माना जाता है ना, कि जब कभी भी जो एमसी होता है, जब कभी महिला को एमसी आए उससे जो 11 से 17 दिन में क्या होता है, जो अंडा होता है परिपक्व हो जाता है। और इस दौरान जब भी वे संभोग करे या जो भी स्पर्म मिले तो ये क्या निषेचन करके और नए शिशु को जन्म दे सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होता है बी। सही आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। अगला दिया है कि अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। क्या होते हैं? एक वाई गुणसूत्र होते हैं, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, या एक एक्स गुणसूत्र होते हैं, या एक्स वाई गुणसूत्र। देखिए ये क्या करा ना कि अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। जो मानव का जो अंडा होता है ना, मानव का जो अंडा होता है, जो ये अंडा होता है, ठीक है, और एक होता है स्पर्म। ठीक है, तो अंडा में होता है एक्स, स्पर्म में होता है एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक वाई गुणसूत्र होते हैं, तो कभी नहीं होगा। 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। सही आंसर होते हैं 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। सही आंसर होगा 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। इसका बी आंसर हो जाएगा ना। मानव अंडा लगभग यौक रहित होता है, इसे कहते हैं। देखिए जिसे अंडा, जैसे हम लोग आम सामान्यतः जो अंडा देखते हैं, इस तरह से मानव का जो अंडा होता नहीं होता है। यौक माने जो पीला वाला भाग होता है, जो पीला वाला भाग होता है अंडा के अंदर, वो इसमें नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझते हैं, ये मानव का जो है ये अंडा है। ठीक है, और ये पीला वाला भाग मत समझिएगा, ये न्यूक्लियस है, ये का है, ये न्यूक्लियस मतलब ये केंद्रक है ना, और ये लिक्विड होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम। ऑप्शन ए दिया है माइक्रोलेक्थम का, या ऑप्शन बी दिया है एलेकिथल का, ऑप्शन सी दिया है मैक्रोलेक्थिथल का, या ऑप्शन डी दिया है मेजोलेक्थिकल का। देखिए जो मानव के मादा में जब पीला यानी यौक भाग नहीं पाया जाता है, यौक भाग नहीं पाया जाता है, इसी स्थिति को हम लोग कह देते हैं इलेक्थल, कहेंगे एलेकिथल, इसे कहेंगे एलेकिथल। बस ये डिफिनेशन है एलेकिथल। तो मानव के मादा में जो अंडे होते हैं उसके पीला भाग नहीं होता है, उसे कहेंगे एलेकिथल। ठीक है, अगला है किसके भ्रूणों में परजीवी की तरह पोषण होता है? परजीवी की तरह पोषण किसमें होता है? पक्षी में, उभयचर में, सरीसृप में, या स्तनधारियों में? सही आंसर होगा स्तनधारियों में। सही आंसर क्या होंगे? स्तनधारियों में। कि जो परजीवी की तरह क्या होता है, पोषण होता है। एक बार जो बच्चा जो यहाँ पर समझते पहले, बच्चा जब गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है तो उसमें का जो गर्भाशय की जो दीवारें होती है, गर्भाशय की दीवारें होती है, उससे और बच्चा के जो नाभिक होता है
उससे एक लगा होता है, नली लगाता है, और जो उसकी जो माँ होती है, जो भी खाना खाती है, जो भी पोषण प्रदान करती है, वही पोषण इस बच्चा को मिलता है। देखिए ये गर्भाशय में बच्चा है, ठीक है, गर्भाशय में क्या है, बच्चा है, इस पर बहुत सारी एक मोटी दीवारें लगी होती है, ठीक है, और चारों तरफ से क्या हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है ना, और इसके द्वारा ये क्या होता है, पोषण प्रदान करता है। और यही तो बहुत से सवाल आता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह बच्चा हमेशा गोद में कहा जाता है, बच्चा को सुलाने पर रोने क्यों लगता है? कारण यही है, कारण यहाँ पर देखिए, ये जो बच्चा है ये चारों तरफ से घिराया हुआ है, चारों तरफ घिराया हुआ ना, चारों तरफ हुआ है, ये घिराया हुआ है, और इसके बाद जो भी बहुत सारे जो शरीर के जो भी अंग होते हैं इसके चारों तरफ से लगे होते हैं। तो इसलिए बच्चा जब 9 माह उसमें रहता है ना, इसका एक आदत लग जाता है उसको चारों तरफ से जकड़े रहने का, और यही जब कोई सुलाता है, जब खुला हो जाता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका आदत है चारों तरफ से घेर कर रहना, ठीक है। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या था, स्तनधारियों में, जो स्तनधारी होते हैं, जो बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाते हैं, वैसे में क्या पाए जाते हैं, परजीवी की तरह का होता है, इसमें पोषण होता है। चलिए अगला है ग्रीवा, किसमें पाया जाता है? ग्रीवा अभी पीछे हम देखा ना कि जो मादा के प्रजनन अंग है उसमें क्या था, ग्रीवा था। ऑप्शन देख रहे हैं, वृकक में, फैलोपियन ट्यूब में, या गर्भाशय के बेबी एवं योनि के बीच में, या एपिडीमियस में। देखिए जो गर्भाशय होता है और जो बॉडी के योनि के बीच में होता है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर यह है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का होता है, इसी में जो निषेचन क्रिया संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। दोनों फैलोपियन ट्यूब है ना, ये दोनों तरफ का है ओवरी है, ये दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों तरफ ओवरी है, ये यूटेरस है, नहीं गर्भाशय है, ठीक है, और ये इंडोस्ट्रियम अंतर का भाग है, ये मेडोस्ट्रियम बाहर का भाग है, ठीक है। यही कॉर्टेक्स कॉर्विक्स है, सॉरी कॉर्विक्स को ही कहते हैं ग्रीवा, क्या कहते हैं, ग्रीवा, ठीक है। ये वेजाइना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये गर्भाशय है और यह है वेजाइना है, दोनों के बीच में ही तो ग्रीवा है। तो यहाँ पर ग्रीवा कहां पर आता है, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो ग्रीवा होता है ये गर्भाशय के बॉडी के जो योनि होते हैं उसके बीच में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि जो सेमिनल वेकल्स के स्राव द्वारा जो फ्रुक्टोज की उपस्थिति, ठीक है, जो फॉन्साई की जांच में क्या दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है? देखिए ये क्या है ना, ये जो फ्रक्टोज है और जो फॉरेस्टिक जो जांच है, ये जांच होता है जब किसी भी महिला का, लड़की का कोई रेप कर दे या कुछ भी कुछ केस चलता है, किया है नहीं किया है, मतलब संबंध उसके बनाया है, जबरदस्ती नहीं बनाया है, इस सब के जांच के लिए ये लिक्विड का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें दिया है सिफिलिस का, एड्स का, या बलात्कार का, या हेपेटाइटिस का। तो सही आंसर होगा इसमें बलात्कार का। सही आंसर होगा, जब बलात्कार कोई करता है तो उसकी चेक कराने के लिए उपयोग किया है किसका, फ्रक्टोज की उपस्थिति में जो फॉरेंसिक है उसका जांच किया जाता है। तो इसमें जो डिटेल्स समझते हैं, जो सेमिनल वेकल्स है के द्वारा स्रावित द्रव में क्या कहते हैं, फ्रक्टोज की उपस्थिति से पुष्टि होती है कि द्रव में शुक्राणु और अन्य शुक्राणु संबंधित तरल पदार्थ मौजूद है। ये क्या करता है, ये जांच करता है कि उसमें जो शुक्राणु है किसका है, और शुक्राणु संबंधित कितने, माने जो द्रव है माने कितना उपस्थित है इसमें ना। इसलिए जो फॉरेंसिक जांच में जो फोटोक्स का जो पता लगाने में क्या होता है, बलात्कार जैसे अपराध को सबूत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बलात्कार। अगला है अंडा के जो कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, जो अंडा के जो कोशिका द्रव है उसमें क्या नहीं होता है, राइबोसोम नहीं क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी काय या सेंट्रोसोम होते हैं। तो हमें बताना है कि जो अंडा की जो कोशिका द्रव है इसमें क्या नहीं होता है, राइबोसोम होते भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी काय भी होते हैं, लेकिन जो सेंट्रोसोम होते हैं ये नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ये हमारी अंडा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस केंद्रक है, ठीक है, ये एग जो साइटोप्लाज्म है, और ये फर्स्ट बॉडी इसमें जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से का है ओवरऑल स्ट्रक्चर जो अंडाणु का बनावट है। अगला क्वेश्चन पढ़ जाते हैं हम लोग कि बार्थोलिन ग्रंथि होती है। अब देखिए बार्थोलिन ग्रंथि क्या होती है, ये एक ग्लैंड है। बार्थोली ग्लैंड क्या है, ये एक ग्लैंड क्या करता है ना कि एक तरल लिक्विड का स्राव करता है, और यह क्या करता है, तरल लिक्विड का स्राव क्या करता है, जो योनि होती है उसमें तरल लिक्विड का स्राव करता है, ताकि जो संभोग करते समय जो इसका घर्षण हो कम हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो लिक्विड का स्राव करती है, जो जिस देख रहे हैं, देख सकते हैं जो बार्थोलिन ग्रंथि है। देखिए ये क्या है, बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है, ये क्या है, बार्थोलिन्स ग्लैंड।
दे रहा है ना, सॉरी यहाँ पर है बार्थलेन्स ग्लैंड। ये क्या करती है, ये एक तरल द्रव का स्राव करती है, एक तरल द्रव का स्राव करती है। पहले देख लेते हैं ऑप्शन का। वास डिफेंस के किनारों पर होती है, या योनि के किनारों पर होती है, या पक्षियों के पूंछ पर होती है, या उभयचरों के सिर पर होती है। तो ये होती है योनि के किनारों पर। ये क्या होती है, योनि के किनारों पर हमारा क्या होता है, ये हमारा योनि है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ, दोनों यहाँ पर दोनों से क्या है, यहाँ पर जो बार्थलेन्स ग्लैंड है ये क्या होता है, लिक्विड का स्राव करता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी समझ ले जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा बी। अगला है कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, जो अंडवाहिनी है उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है स्ट्रैटम, या बी दिया है इपुला, या सी दिया है इम्ब्री, या डी दिया है इनफिडिबुलम। तो देखिए जो अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग होता है ना, ये होता है इनफिडिबुलम, इनफिडिबुलम। क्यों, देखिए यहाँ पर इनफिडिबुलम को देख लेते हैं। यहाँ पर जो अंडवाहिनी है, ये जो अंडा को ले जाने वाली अंडवाहिनी है, और यहीं पर है देखिएगा इंडिफ्यूडिबुलम है ना, कौन है, इनफंडिबुलम, ठीक है। तो ये किसका अंतिम भाग क्या है, इनफंडिबुलम का है गया, ठीक है। चलो तो ऑप्शन हमारा जाएगा डी। अगला है फिर उसी से गया कि इनफंडिबुलम में जो अंगुलीकार के जो प्रवर्धन होते कहलाते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, देखिए जो इनफुडुलम, ये जो अंगुली की तरह दिखाई दे रहा है ना, अंगुली की तरह, अंगुली जैसा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, अंगुली जैसी एक रचना पाई जाती है, जो अंडे से ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, अंडे को पकड़ा हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि जो इनफर्टिबुलम में जो अंगुली के जो प्रवर्धन होते हैं वे क्या कहते हैं, फिमरी कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, या स्ट्रम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा इम्ब्री, सॉरी फिम्बरी, क्या कराएंगे, फिम्बरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसी को हम कहते हैं फिम्बरी, ये लगाएंगे फिम्बरी, ठीक है। ये तो बार एक ही बात का समझ है। चलिए सही आंसर होगा ए इज राइट आंसर। अगला है योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं, जो योनि होती है एक पतली झिल्ली से ढकी होती है, जो योनि होता है, जो योनि होता है ये देखा, ये पतला जो थी होता है, इसे ढका होता है ना, इसे कहता है ढका होता है, इसे क्या कहते हैं, तो क्लाइटोरिस, या मोजेरा, या स्ट्रम, या हाइमन। हमारा सही हो जाएगा आंसर होगा हाइमन इज राइट आंसर। हाइमन क्या होता है, हाइमन जो एक झिल्ली होती, पतली सी झिल्ली होती है, उसे ये ढका होता है। और ये क्या होता है, संभोग करते समय या कोई काम या कोई फिजिकली काम करिए, वर्क करते समय ये फट जाते हैं, झिल्ली जो फट जाती है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा हाइमन, ठीक है। इसमें हाइमन देख भी सकते हैं, यहाँ पर हाइमन है। चलिए ग्राफियन पुटक कहाँ पाई जाती है, जो ग्राफियन पुटक है वे कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है वृषण, मानव वृषण में। तो अभी तो माना जाता है वृषण कहाँ जाएगा, मानव अंडाशय में, या मानव यकृत में, या मेढक के अंडाशय में। तो सही आंसर होगा मानव के अंडाशय में। जो ग्राफियन पुटक है ये कहाँ पाया जाता है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है मानव के अंडाशय में, इज राइट आंसर, ठीक है। ये ग्राफियन पुटक परिपक्व पुटक का फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो एटम होता है, वाई टीका होता है, या स्टाइक होता है, या कुरेंस होता है, ये सब इसमें दिया गया ना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला दिया है और लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का कि गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय किससे संबंधित है, नर जनन तंत्र से नहीं है, पादप जनन तंत्र से नहीं है, मादा जनन, यही होगा, हाँ मादा जनन तंत्र से होगा। तो जो गर्भाशय किस होता है, मादा होता है, ये गर्भाशय का फिगर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो पहला टॉपिक जो नर जनन तंत्र था और जो मादा जनन तंत्र था, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स जो फिगर के साथ जो ऑब्जेक्टिव है उसको हल किए। और इसके साथ फिर हम लोग अगले टॉपिक पर, टॉपिक इसमें 7 टॉपिक है ना, उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो वीडियो हो इसको लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और कमेंट करिए, जो भी गलतियां हो उसे बताइए। और जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ